जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर हल्की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देखेंगे करीब 20 अंकों की तेजी है। 15,745 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। निकाई में 100 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स करीब 30 अंक ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, एसएनपी पर ध्यान रखिए, लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में नए रिकॉर्ड ये छूता हुआ दिख रहा है। डाउ में 130 अंकों की बढ़त हमने देखी, दिन की ऊंचाई पर ये बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग तो अच्छी रही। एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी है और साथ ही कच्चे तेल पर भी विस्तार से जानकारी एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। उत्पादन पर आज फैसला आने की उम्मीद है? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि बड़ा उबाल आते हुए दिख रहा है। $75 के पार आपको WTI दिखेगा, 2.5 साल की ऊंचाई पर है। पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि WTI और ब्रेंट का प्रीमियम नैरो होकर सिर्फ अब लगभग $0.5 का रह गया है। यूजुअली ये $2 से $2.5 का प्रीमियम रहता है ब्रेंट का WTI पर अब वो प्रीमियम खत्म होकर सिर्फ आधे डॉलर का रह गया है। बट वो एक सेपरेट चीज़ है। ओपेक प्लस की कल बैठक हुई पर उस पर उत्पादन पर फैसला नहीं लिया गया। सिर्फ कुछ चर्चा हुई ओपेक और रूस के बीच में और अभी सारे ओपेक के देश जो हैं वो सहमति में नहीं है उत्पादन बढ़ाने को लेकर। इन पर्टिकुलर यूएई ने इस समय इस पर समर्थन नहीं दिया है, इसलिए आज फिर से बैठक होगी उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनाने के लिए। पर खबर यही निकल कर आ रही है कि लगभग 5 लाख बैरल पर डे से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगस्त से ये उत्पादन बढ़ाया जाएगा और साल के अंत तक उत्पादन और बढ़ाने की भी खबरें आती हुई दिख रही हैं। बाजार का अनुमान है कि साल के अंत तक 20 लाख बैरल पर डे की कमी पड़ सकती है। जहां तक तेल की मांग और सप्लाई का सवाल है तो ओपेक को आगे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना ही पड़ेगा। पर फिलहाल जो 5 लाख बैरल पर डे बढ़ाने की बात चल रही है उस पर सभी देशों की सहमति नहीं है, तो आज उस पर सहमति बनाने के लिए फिर से बैठक होने वाली है। तो देखना पड़ेगा क्या निकल कर आता है। बट डेफिनेटली 2.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल है और अब WTI भी आपको $75 के पार जाते हुए दिख रहा है। जहां तक कल शाम यूएस के एक्शन की बात है तो जबरदस्त एक्शन फिर से बनते हुए आपको दिखा है। परसों हमने देखा डाउ 200 से ज्यादा अंक उछला, कल भी 130 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। S&P 500 पर लगातार छठे दिन आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है और नैस्डैक पर भी आपने हल्की बढ़त देखी है। सभी की नजर आज जून महीने के रोजगार डेटा पर बनी हुई है। लगभग 7 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान बाजार लगाते हुए दिख रहा है, तो वहां पर ही सबकी नजर है। और इस डेटा से पहले कल जो साप्ताहिक बेरोजगारी का डेटा आया वो भी अनुमान से बेहतर आया। बेरोजगारी दावे 3.64 लाख पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान से कम। तो यहां से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। आज देखते हैं जून का जॉब्स डेटा क्या कहता है। इसके अलावा यूरोप में अच्छी तेजी रही, आधे से 1.25% तक का उछाल आपने यूरोप में देखा है। सोने में भी हल्की खरीदारी थी और साथ ही डॉलर में मजबूती कायम है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो भरपूर संकेत है, काफी कुछ है जिस पर आज विदेशी बाजार के लिहाज से नजर रखनी है। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में फंड एक्शन, एफआईएस, डीआईएस ने क्या किया ये एक बार देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, वही वायदा बाजार में भी एफआईएस की बिकवाली देखने को मिल रही है। डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में करीब 1245 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। वायदा बाजार में 1927 करोड़ की बिकवाली यहां पर एफआईएस की तरफ से। 881 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। तो क्लियरली डीआईएस को अगर छोड़ दे, एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली का रुख अपना रहे हैं। ये तमाम संकेतों को समझते हुए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए अब वो जान लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत तो अच्छे हैं, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। सर, इन संकेतों को कैसे समझे और आज फिर पहली रणनीति क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हर संकेत तो ग्लोबल मार्केट से लगातार बढ़िया है और समस्या एकमात्र यही है कि एफआईएस की बिकवाली भारतीय बाजारों को ऊपर टिकने नहीं दे रही है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, संकेत मिले जुले थोड़े अच्छे ही हैं और बाजार एकदम अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। यही ये 15,575 15,675 वाली जो रेंज है यही सपोर्ट है एक्चुअली, और यहाँ रुकना चाहिए मेरे हिसाब से बाजार। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कल जो
वीकली एक्सपायरी का दबाव था, जो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम होनी थी वो तो कल होगी। तो अब कम से कम आज वो दबाव नहीं है। तो देखते हैं फ्रेश सीरीज में मुझे जो लगता है 15,575, 15,650, ये निफ्टी पर 75 पॉइंट की रेंज आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ये रेंज आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं कि हम 15,575 के नीचे क्लोज नहीं देखेंगे। अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है उसका बहुत ज्यादा फायदा एशिया में नहीं दिख रहा है, थोड़ा हांगकांग नीचे, लेकिन शायद कल छुट्टी होने की वजह से वो कैचअप कर रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी में 15,800 के ऊपर निकल कर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो हायर रेंज है वो 15,750 से लेकर 15,825 की मान कर चल सकते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए हायर रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी अपनी सपोर्ट रेंज की तरफ बढ़ रहा है। 34,375, 34,550 ये मजबूत सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर सीधा 500 पॉइंट की जगह खुलती हुई संभावना वैसे कम है। और ऊपरी हिस्सों पर 34,900, 35,000 ये हायर रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, वहां पर शायद सप्लाई आती हुई दिखे। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो एफआईआईज की बिकवाली जरूर है कंसर्न, लेकिन उसके अलावा विदेशी बाजार के संकेत हमारे लिए अच्छे हैं। 15,575 से 15,650 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 15,750 से 15,825 इस दायरे को आप मान लीजिए निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर। 34,375 से 34,550 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का। वहीं 34,900 से 35,000 ये है ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, लेकिन खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं ये विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स कहां पर आज नजर रखनी होगी? ओके, ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि यूएस में जून के रोजगार आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा आज फिर से ओपेक प्लस की बैठक है। अभी तक कितनी कटौती करनी है या फिर कितना बढ़ाना है ओवरऑल कच्चे तेल की सप्लाई, उसके ऊपर कोई निर्णय लिया नहीं गया है, तो आज उसके ऊपर नजर रखनी है। ऑटो नंबर्स, दमदार ऑटो नंबर्स आए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। कंपनी की ओवरऑल बिक्री जो है उसमें 156% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 3,15,000 का हमारा अनुमान था, करीब करीब 4,70,000 गाड़ियां जो है इस कंपनी ने बेची है। तो दमदार नतीजे जो है, दमदार मंथली सेल्स नंबर्स जो है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से देखने मिले। इसके चलते हीरो मोटोकॉर्प और इसको बाकी जो ग्रुप कंपनीज है ऑटो एंसिलरी, वहाँ पे भी आपको नजर रखना है। आयशर मोटर्स, यहाँ पे जो टोटल बिक्री है करीब 43,000 के आसपास आई है, जबकि हमारा अनुमान 45,678 यूनिट्स के आसपास का था माफ़ कीजिएगा। तो उसके चलते आज आयशर मोटर्स भी आपके रडार पे होगा। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी काउंटर्स जैसे कि एक्साइड, अमारा राजा, टाटा केमिकल्स, बीएचईएल जो कि खासकर ईवी में काम करते हैं, वहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी की तरफ से बयान आया है कि स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में जल्द अच्छे विकास की उम्मीद है और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को लाभ देने के लिए सोच रहे हैं। सरकार ईवी नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और ईवी पर जीएसटी में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही उपकरण निर्माताओं को इंसेंटिव देने के ऊपर भी यहाँ पे योजना की जा रही है। तो इसके चलते जितने भी ईवी स्पेस की कंपनीज है और ऑटो कंपनीज, वहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा एस, एल&टी, सीमेंस, आयशर मोटर्स, एम&एम यहाँ पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि उनके तरफ से एक और बयान आया है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए यहाँ प्रस्ताव देने की योजना बना रहे हैं। तो इसके चलते जो सीएनजी कंपनीज है यानी कि गैस कंपनीज, वहाँ भी आपकी नजर होनी चाहिए। ऑरबिंदो फार्मा, इस कंपनी को लेकर खबर है कि यूनिट 4 के अंतर्गत कारोबार को सब्सिडरी यूगिया फार्मा को ट्रांसफर करने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। 876 करोड़ में यूनिट 4 को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा यूनिट 10 को कंपनी अपनी सब्सिडरी एपीएल हेल्थ को ट्रांसफर करने वाली है। 1315 करोड़ में यूनिट 10 को ट्रांसफर किया जाएगा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है ऑरबिंदो फार्मा में, इसके चलते आपकी नज़र होनी चाहिए। कैडिला हेल्थ कोरोना की वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर सकती है। कंपनी दिसंबर तक 5 करोड़ डोज जो है वो तैयार करने के यहाँ पे योजना है। फिलहाल सिर्फ भारत में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई ये करने वाले हैं, ये अपडेट आया है। एनसीसी, इस कंपनी को जून में करीब 2150 करोड़ के कुल 5 नए ऑर्डर जो है वो मिले हैं। और आखिरी में सागर सीमेंट या 1:5 के शेयर विभाजन को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर खबरें हैं जिस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट खबर, भारतीय एयरटेल से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, गुड मॉर्निंग, क्या खबर है बताएं और कहां पर फोकस रखना है हमें? गुड मॉर्निंग।
देखिए भारतीय एयरटेल आज पौने 1 बजे एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी काफ़ी बड़ा ऐलान करने जा रही है। एक्सक्लूसिवली सूत्रों से मेरे को पता लगा है कि भारतीय एयरटेल अब एक नया प्लान निकालने जा रही है जिसका नाम होगा एयरटेल ब्लैक। इन प्लान्स के अंदर ये एक तरह से ऑल इन वन बंडल प्लान्स होंगे जिसके अंदर डीटीएच, पोस्टपेड और फाइबर इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही प्लान के अंडर होगा और सूत्रों के मुताबिक ये जो उसकी प्राइसिंग होगी वो एज़ लो एज़ 999 हो सकती है। कस्टमर्स के पास अब एक चॉइस होगी, वो 2 सर्विसेज़ या तीनों सर्विसेज़ का अपना एक बंडल बना सकते हैं और वो और एक अच्छा बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये भारतीय एयरटेल एक मेजर ऐलान आज करने जा रही है। एयरटेल ब्लैक प्लान्स आज कंपनी दिन में अनाउंस कर सकती है और एक बारी ये जो प्लान्स आ जाएँगे तो कस्टमर्स के लिए तो काफ़ी सहूलियत हो ही जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री में भी बाकी जो कॉम्पिटिशन जो जियो उनको दे रहा है, तो जियो को भी एयरटेल से एक कड़ी टक्कर मिलेगी। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये इम्पोर्टेंट खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो सर्विस बंडल्स को लेकर आज होने वाली बैठक में कुछ इम्पोर्टेंट ऐलान होते हुए दिख सकते हैं। इससे जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं भारतीय ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल ने टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाने को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Point on tariff increase, floor price and all that, we had an ARPU of 220, 230 rupees before Jio came in. People were consuming 1 gigabytes of data a month. It was by far the lowest tariff rate anywhere in the world. Today the industry is at 140, so significantly lower than where it was 6 years back, and people are consuming 15 gigabytes a month. So there's something that has to give. It's just unsustainable where we are today. And the good news is we are not talking about massive increases in tariffs. We're talking about at least getting past the 200 mark, which will still be lower than 6 years back. And people can still continue to consume their 15 gigabytes or 15x for less than the price 6 years back. People at the lower end will still pay 75 to 100 rupees. So it's not that it's going to become more expensive for the lower end. For the middle to higher end, instead of paying 250, 300 bucks, maybe you can give 350, 450 bucks. So that's the desired state of goal. We can't unilaterally go beyond a particular point. We already had a premium pricing when we were competitive in the marketplace. आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में हर रोज की ही तरह एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए अब वो देख लेते हैं। बाटा और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल, दोनों ही बेहद अच्छी कंपनियां हैं। बाटा के अंदर मेरा सजेशन है कि 1600 की कॉल अगर आप लेकर चलें, जो 43 रुपए 60 पैसे पे आज बंद हुई है, 32 रुपए का रखें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 60। उसी तरह से कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो जुलाई की 900 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदें, स्टॉप लॉस 21 रुपए, टारगेट इसमें रहेगा 50। ओके, तो चलिए बाटा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1600 की कॉल खरीदने की राय। यहां पर लक्ष्य जो है 60 के मानकर चले, 32 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 900 की कॉल खरीदने की राय। शर्मा जी का मानना है 50 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 21 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हमारे साथ कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी है आपके लिए, 4 ट्रेडिंग कॉल्स, चारों की 4 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करूंगी। सन फार्मा कल एक शार्प अप मूव हमने क्लोजिंग होते होते स्टॉक में देखा। कैश मार्केट में खरीदारी की राय, 704 के टारगेट्स को मानकर चले, 674 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज बुलिश है हैवेल्स पर, कल करीब 2.25% की तेजी के साथ क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाई है। 1030 की टारगेट्स को मानकर चले, 970 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग टाटा कम्युनिकेशंस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहां पर 1370 के टारगेट्स को मानकर चले, अगर खरीदारी करते हैं 1295 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। और अंत में रूट मोबाइल सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है 1830 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 1740 1740 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ट्रेडिंग कॉल्स और ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके लिए। लेकिन चलिए अब इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और उनकी रणनीति आज के लिए जानते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार के लिए, इंडेक्स की पोजीशन आज कैसी देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। देखिए वैसे मार्केट जो है वो एक रेंज में अटका हुआ है और 15,600 15,550 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। साथ ही साथ अगर आप ऊपरी लेवल्स अगर आप देखते हो तो 15,900 950 के करीब इसमें रेजिस्टेंस है। चूंकि मार्केट काफी ग्रेजुअली गिरा है, धीरे धीरे गिरा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो करंट लेवल्स है
यहाँ पे अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 15,650 से लेकर 600 के रेंज में इसे बाय करके चलना चाहिए। एक वापस हमें रिबाउंड देखने मिल सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस मार्केट्स काफी अच्छा चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में ट्रिगर्स है वो ऊपर जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम आने वाले हफ्ते में कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी देखेंगे। मंथली नंबर्स भी काफी अच्छे थे, तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल से मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड देखने मिलेगा। 15,550 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय किया जा सकता है। बिल्कुल श्रीकांत जी, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए रिकमेंडेशन फिर आपके क्या होंगे? देखिए, पिछले 2 या 3 दिन से अगर आप देखें तो जो ट्रेडर्स की एक्टिविटी है वो पूरी डिफेंसिव बनती जा रही है। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी हमें तेजी देखने मिली है वहाँ पे, लेकिन हमें लगता है कि 40s पे ध्यान रखें। 245-47 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 260-65 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। ब्रेकआउट में है स्टॉप लॉस रखना है 240 का, और साथ ही साथ लगता है कि बिकॉज डिफेंसिव अप्रोच है तो HCL टेक्नोलॉजीज पे फोकस है। कल इसमें एक शानदार रिकवरी बनी थी स्टॉक में, 1010 के टारगेट से दिखा सकता है। करंट लेवल से बाय करके चले और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे तकरीबन 980 का। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली श्रीकांत जी का मानना है कि ट्रिगर्स काफी सारे आते हुए दिखेंगे इस यहाँ पर हफ्ते के अगर बात करें। और श्रीकांत जी, एक और चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, सेक्टर स्पेसिफिक हमने बाजार में लगातार ये देखा है कि FMCG स्पेस जो है बाजार को पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से संभाल रहा है। IT स्पेस से बिकवाली का दबाव आ रहा है। दोनों सेक्टर्स पर अगर आपका आउटलुक मिले। और देखिए, वैसे लगता है कि FMCG में यहाँ पे वैल्यू रहेगी, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में रहेगी कि जहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि डाबर है, कोलपाल है। वहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट शेयर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज कंपनी है जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, वहाँ पे हमें लगता है कि एक इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है और इसी वजह से वहाँ पे एक लिमिटेड रेंज एक बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि FMCG में अगर फोकस करना है तो बिल्कुल वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। टेक्नोलॉजी में अगर है तो HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स आने वाले 10 या 15 दिन में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया सेक्टर पर भी आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट की राय आपने जानी। HCL टेक्नोलॉजीज और फोर्टिस दोनों पर श्रीकांत जी की खरीदारी की राय। HCL टेक्नोलॉजीज 980 के स्टॉप लॉस के साथ 1000 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करके चल सकते हैं, और फोर्टिस हेल्थ केयर अगर खरीदते हैं 260 के लक्ष्य मानकर चलें, 240 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इक्विटी मार्केट्स का हाल हमने जाना। अब कमोडिटी मार्केट्स की बारी। हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुरुआत में आज बेस मेटल्स की चाल के साथ करना चाहूंगी। उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स पर आपका नजरिया क्या है, और पर्टिकुलरली कोई बेस मेटल जिस पर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। बेस मेटल की बात करें तो मुझे लग रहा है जो फिलहाल जो ट्रिगर्स आए हैं, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो या इंडिया हो, जो PMI डेटा है वो थोड़ा कम होके आया है इंडिया का भी इनफैक्ट, तो मेरे ख्याल से उसका भी असर है। और स्ट्रैटेजिक रिजर्व से भी जो रिलीज हो रहे हैं स्टॉक्स, उसकी वजह से भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से बेस मेटल काउंटर में एक लेड ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम आज फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। तो 177.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना होगा। टारगेट यहाँ पे 175 का रखना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रैटेजी के लिए लगाना होगा 178.5 का। बिल्कुल वंदना जी, गोल्ड सिल्वर में क्या तेजी जो है या बढ़त का ट्रेंड जो है आगे भी कायम रहेगा? जी मानसी, मुझे लग रहा है कि पहले एक गिरावट आई है और बिल्कुल ग्रेजुअल स्टेप्स के साथ यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रिटर्न आते हुए देखा है बाइंग का। और जिस तरीके से आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी यहाँ पे कमजोरी है एक उछाल के बाद, तो मेरे ख्याल से उसका फायदा यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे 47,000 से ऊपर की क्लोजिंग है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है 46,950 या 46,975 के करीब ये कमोडिटी आती है, वहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना होगा। बहुत लंबी तेजी मुझे नहीं लग रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि 47,200 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं, जिसका टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 46,825 रुपीज का। ऑलराइट वंदना जी, शुक्रिया अपनी रिकमेंडेशन बताने के लिए, समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का।
पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन बताने के लिए। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे पास? मानसी, शुरुआत जेफरीज के रिपोर्ट्स के साथ करते हैं। जेफरीज के क्रिस वुड एक नया लॉन्ग ओनली इंडिया पोर्टफोलियो लॉन्च करेंगे, जिसमें कि 16 शेयरों के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें काफी सारे बैंक्स और एनबीएफसी भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी का 10% का वेटेज होगा और इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जैसे शेयर्स के नाम भी इसमें शामिल है इस सूची में। कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो आज कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखिए। सीएलएसए की इस पर रिपोर्ट आई है। अपग्रेड से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य दिया है वो 1900 का दिया है। और कोटक महिंद्रा बैंक पर मैक्वारी की भी रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 1800 पर बरकरार रखा है। माना जा रहा है कि बैंक ने अपने पेयर्स के मुकाबले इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, इसलिए दोनों ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर कवरेज निकल कर आ रही है और पॉजिटिव कवरेज है। कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखिए। ओके पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। जाते जाते एक बार ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड आपके सामने रख देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 15,740 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। उसी के साथ डाउ फ्यूचर्स भी अगर देखेंगे 34,540 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज और करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ निक्केई में हम देख रहे हैं 28,799 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ही दिख रहा है हमारे लिए। तो ग्लोबल मार्केट सेटअप अच्छा है। अब देखना ही होगा भारतीय बाजार पर किन लेवल्स पर शुरुआत होती है। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। लेकिन